हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो जिनका पेपर अभी हाल में ही स्टार्ट होने वाला है, जो बीए तृतीय वर्ष में पे गए हुए थे, यानी कि सेमेस्टर वाइज जिनका पेपर चल रहा है उनके लिए तो अलग क्लासेस चल रही हैं। जिनका थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर में यानी कि ईयरली वाइज पेपर होता था, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और उनके लिए ये भी मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे क्योंकि नज़दीक है पेपर, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और आज का जो पेपर होगा वो आपका हिंदी साहित्य यानी कि सेकंड प्रश्न पत्र जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पे आज मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे दोस्तों। बने रहे वीडियो के अंदर क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे अपलोड करा दिए हैं। और बने रहे वीडियो के अंत तक और अच्छे से आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो शेयर करते रहे, क्योंकि ये जो पेपर है ये बस अब इसी लास्ट ईयर का पेपर होगा और इसके बाद में अब अगली बार से सेमेस्टर वाइज पेपर हो जाएगा सबका। तो बस अब लास्ट और ये आपका लास्ट ही पेपर होगा। तो दोस्तों अब ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, जो हम ईयरली वाइज पेपर दिया करते थे अब सेमेस्टर वाइज पेपर देंगे। और जिनका भी ईयरली वाइज पेपर चल रहा है उनके लिए ये पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें आपका दिया जाएगा कि बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य सेकंड यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आप यहाँ पे दिया जाएगा आपका। उसके बाद में फिर यहाँ दिया जाएगा हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। ये आपका पेपर होगा, यानी कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जिनका ईयरली वाला पेपर होता है उनके पास टाइम बहुत होता है, बट अब टाइम 2 महीने का होता है, तो इनको केवल रिवीजन करने का टाइम होगा। और यही आपका मॉडल पेपर होता है, इसी वजह से आप लोग तैयारी भी करते हैं। तो आपको टाइम यहाँ पे 2 घंटे दिया जाएगा और खंड आ से आपको 50 शब्दों में दिया जाएगा और सभी प्रश्न करने होंगे। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न होगा दोस्तों ये आपका, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। इसमें आपका दिया जाएगा कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किसकी रचना है, यानी जो हिंदी भाषा का विकास है वो किसकी रचना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर में कि हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा जी का है। किसका है? धीरेन्द्र वर्मा जी का है। तो ये आपका इस तरीके से आपका प्रश्न दिया जाएगा। तो हिंदी भाषा का विकास किसका है? धीरेन्द्र वर्मा जी का रचना है। फिर आपका आ गया सेकंड प्रश्न कि बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है, यानी कि बैसवाड़ी जो है वो किस भाषा की उपबोली है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अब बैसवाड़ी तो आप लोग को समझ रहे हैं कि बैसवाड़ी होता क्या है। तो ये बैसवाड़ी भी एक भाषा है और ये अवधी भाषा का उपबोली है। किसका है? ये अवधी भाषा का उपबोली माना गया है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है यानी कि थर्ड नंबर, पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें लिखना होगा कि हिंदी की जो पूर्वी बोलियां हैं वो हम यहाँ पे निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा पहली बोली जो आती है वो अवधी आती है, जो पूर्वी का है वो क्या आएगी? अवधी। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा बघेली भाषा। उसके बाद फिर तीसरा नंबर यानी कि थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ी। क्या आता है? छत्तीसगढ़ी। ये आपके 3 भाषाएं पूर्वी बोली में सम्मिलित हैं, यानी कि पूर्वी बोली से हम यहाँ पे निष्कर्ष करते हैं। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब देवनागरी लिपि आपको पता ही थी कि देवनागरी लिपि कौन क्या है। देवनागरी लिपि आपका हिंदी का लिपि मानी गई है, यानी कि हिंदी का देवनागरी लिपि से हम लोग बोध करते हैं। फिर आपका दिया गया है 4 नंबर कि देवनागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषताएं है वो निम्नलिखित रूप से है। फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे यहाँ पे कि वर्णमाला की जो व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया है वो आपका पहली विशेषताएं हैं, यानी कि वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण। सेकेंड नंबर में आपका कहा जाएगा इसमें कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग, अगर आप एक ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका एक चिन्ह आ जाएगा। जैसे ध्वनि आपका आ गया मान लीजिए पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का जो ध्वनि आप तो कर दिए, बट इसका जो आपका चिन्ह दिया जाएगा उस कुछ इस तरीके से पूर्ण विराम आपका इस तरीके से आ जाएगा। उसका फुल स्टॉप,
अब फुल स्टॉप भी तो फुल स्टॉप आप इस तरीके से लगाते हैं, पूर्ण विराम इस तरह, क्वेश्चन मार्क यानी कि बात करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क की कुछ इस तरीके से लगाएंगे, तो इस तरीके से आपके लिपि हो जाएंगे यानी कि चिन्ह। फिर तीसरा नंबर आ जाएगा आपका, थर्ड नंबर की मात्राओं का प्रयोग और सुपाठ्य एवं नमनीय लिपि। तो ये आपका देवनागरी लिपि की विशेषताएं होती हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका आ जाएगा इसमें कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अब तत्सम शब्द यानी कि तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तत्सम शब्द का मतलब होता है दोस्तों कि तत्धन सम, तत् धन सम, यानी कि तत् का अर्थ होता है उसके और मम का अर्थ होता है समान, यानी किसके समान, उसके समान, उसके समान, यानी कि अर्थात संस्कृत में जो प्रयुक्त रूप के समान होते हैं। संस्कृत में प्रयुक्त जब कोई शब्द अवकृत रूप में ज्यों का त्यों रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है तब वह क्या होता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे जैसे संस्कृत में आप लिखते हैं वही आपका भाषा हिंदी में प्रयोग हो, क्या हो, हिंदी में प्रयोग हो, तो वही आपका तत्सम शब्द हो जाता है। अब आता है 6 नंबर प्रश्न कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। अब आंसर में आप लिखेंगे 6 नंबर आंसर लिखेंगे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखक है वो सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान हैं, उनका नाम है गारसा द तासी, यानी कि उनका क्या नाम है, गारसा द तासी। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इतस्वार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखी और फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण इसका प्रचार कम हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षड़े ने सन 1953 ईस्वी में इनका जो है वो हिंदी में अनुवाद किया। किसमें, हिंदी में अनुवाद किया था। यही जो यहाँ पे जो दिया गया है यानी कि इतस्तुवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, ये उनका नामक पुस्तक थी उनकी। और पुस्तक ये जो यही पुस्तक थी उसमें डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने वर्षड़े जी ने 1953 में इसका अनुवाद भी किया था। उसके बाद फिर आपका आता है 7वां प्रश्न 7 नंबर की आदिकाल के नामकरण समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जो आदिकाल के नामकरण हुए उनकी जो समस्या थी उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आदिकाल की जो प्रमुख, इसमें आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाएं को आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए वीरगाथा काल नाम को स्वीकारा था। डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने आदिकाल को और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल और राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। यानी कि जो आदिकाल है उसको संक्षिप्त जो उन्होंने बताया है कि इनका जो नामकरण किया गया है वो किस किस प्रकार पे किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे 12 रचनाओं के आधार पर प्रस्तुत करते हुए इन्हें क्या स्वीकारा था, आदिकाल को वीरगाथा काल स्वीकारा था। और यही सारे जो हमने आपको भी बताया, गिरियर्सन जी का चारण काल हो गया, मिश्र बंधुओं को प्रारंभिक काल, आचार्य हजारी प्रसाद और रसाल ने आदिकाल कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल कहा है, राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल बोला है तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने वीर काल कहा है। तो इस तरीके से ये आपका चरण जो है वो नामकरण आपका मिलता है इसमें आदिकाल के। फिर आता है 8 नंबर प्रश्न कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नामोल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उनका जो रचना है उसको भी लिखना है और कवियों के नाम भी लिखना है यहाँ पे आपको। अब जैसे आपका आ गया कि राम भक्त शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनके रचना कौन है और उनका जो टाइम यानी पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब जैसे आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया तुलसीदास जी की जो प्रथम रचना थी वो रामलला नहस थी और वो 1555 के लगभग स्टार्ट हुई। और फिर उनकी दूसरी रचना थी जानकी मंगल जो 1563 के लगभग में हुई। फिर रामाज्ञा प्रश्न हो गया जो 1564 ईस्वी में आया। फिर आ गया उनका वैराग्य संदीपनी जो 1569 ईस्वी में आया और रामचरितमानस 1574 से 1576।
फिर सतसई आ गया 1595 और पार्वती मंगल जो था वो 1587 में समथिंग था। उसके बाद में फिर कृष्ण गीतावली 1593 लगभग में, और फिर बर्वे रामायण 1607 के लगभग में। उसके बाद में फिर आ गया विनय पत्रिका जो 1609 के लगभग में। फिर गीतावली किया जो 1607 के लगभग में आया। फिर दोहावली, फिर उसका में हनुमान बाहुक, और फिर उसका में कवितावली। तो ये तुलसीदास जी की रचनाएं थी और ये इस सन में इनका प्रकाशित होता गया। फिर आ गया अग्रदास, यानी कौन आ गए? अग्रदास। सेकंड नंबर पे अग्रदास। अब ये भी राम भक्त शाखा के समय के हैं। इनका पहले जो रचना थी वो रामाष्टयाम थी और रामाध्यान। फिर रामाष्टयाम और रामाध्यान मंजरी, श्रृंगार और रससागर। फिर दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे रखी नाभादास। इनकी रचना थी वो भक्तमाल थी। फिर केशवदास जी आ गए। केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका, ये भी आपके राम भक्त शाखा से बिलोंग करते हैं। पाँचवें नंबर पे आ गए, 5 नंबर पे सेनापति जो कवित्त रचना करते। 6 नंबर में प्राणचंद्र चौहान जो रामायण महानाटक से बिलोंग करते थे। 7 नंबर में हनुमान नाटक जो हृदय राम जी का था। 8वां नंबर बनादास जो उभय प्रबोधक रामायण। उसका फिर 9 नंबर में आपका आता है राम बल्लभाशरण युगल बिहारड़ी। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो फर्स्ट नंबर में तो इनकी आती हैं दर्दाष्टक, सदगुरु प्रेम प्रवाह, सदगुरु भावार्दस, जीव पीयू, युगल विहार, सदगुरु रूप माधुरी, अरिल पचीसी, निंदक महिमा, और फिर मंजू छंदावली, अष्टायम पदावली, विजय पद सुख सागर, युगल विहार और पदावली स्फुट पद्य। तो ये राम बल्लभा शरण युगल बिहारडी, ये राम भक्त शाखा से सारे कवि बिलोंग करते थे। उसके बाद फिर आपका आता है 9th नंबर प्रश्न। 9th नंबर दिया गया है यहाँ पे आपका कि छायावाद के 4 स्तंभों का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। अब छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसको यहाँ पे लिखना है आपको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। छायावाद को चतुष्टयी का अर्थ यानी कि छायावाद के 4 कीर्तिलभ्य कवियों से माना जाता है, जिसमें आपका आते हैं जो छायावाद के कवि होते हैं इन्हीं को चार स्तंभ माने गए हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। उसका फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आ गए। उसका फिर आपके आ जाएंगे पंत जी हो गए। फिर महादेवी वर्मा जी। ये 4 कवि आपके छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत जी, उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 कवि आपके छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 10th नंबर साठोत्तरी हिंदी। साठोत्तरी हिंदी कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साठोत्तरी, अब इसमें लिखेंगे साठोत्तरी युग जो नहीं की जो साठोत्तरी हिंदी कविता की जो दो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि 1960 के बाद के जो युग हुआ उसे हम कहते हैं साठोत्तरी युग। इसे कविता या अस्वीकृत कविता और सनातन सूर्योदयी कविता और युतुत्सई कविता, बीट कविता, ताजी कविता, प्रतिबद्ध कविता, सहज कविता, नवगीत, अगीत, बोधगीत, विचार कविता आदि भी कहा जाता है। यानी कि साठोत्तरी हिंदी को हम इतने नामों से जाने जाते हैं। इसकी मुख्य रूप से 2 विशेषताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर में आपका आ गया ऊब, अकेलापन, अजीबपन, आशंका, मानव मूल्यों की खोज। तो ये इनकी पहली विशेषताएं हो गई। और सेकेंड नंबर में अस्तित्व की खोज, भय, आधुनिक जीवन से उत्पन्न आशंका, नई भाषा और नया शिल्प। तो ये साठोत्तरी हिंदी कविता की 2 विशेषताएं मुख्य रूप से बताई गई हैं। उसके बाद फिर आपका आता है खंडवा, यानी कि खंडवा से आपको केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न होने चाहिए और इसमें आपको 250 शब्दों में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके से आपका खंड बा भी आपका जाएगा। और खंड आ से हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छे से अंततः वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न आपको 3rd सेमेस्टर की बात करेंगे तो सारे बताएं, जितने भी सेमेस्टर वाइज परीक्षाएँ हो रही हैं उसमें हमने सारे जो मॉडल पेपर सॉल्व कराए थे उसमें सारे बता दिए थे। जो अब ईयरली वाले पेपर हैं इससे मैं भी बिलोंग करता हूँ ईयरली वाले से, तो ईयरली वाले में सारे
आपको जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे हम आपको बताएंगे, किस किस तरीके से प्रश्न आएंगे और कैसे आपके पेपर को क्रैक करना है, कैसे लिखना है, तो ये सारे आपको यहाँ से क्लियर होता रहेगा। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, आप लोग कि भाषा की जो विशेषताएं हैं वो किस तरीके से आप करेंगे। भाषा की विशेषताएं के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाषा शब्द जो संस्कृत के भाषा शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, जिसका हम अर्थ कहते हैं व्यक्त वाणी। इस प्रकार इस धातु यानी अर्थ में ही भाषा का लक्षण विद्यमान है। यहीं पे डॉक्टर देवेंद्र दास जी का कहना है भाषा के रूप में कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा ही हमारा भाषा है। अब भाषा की विशेषताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं इसमें आप लिखेंगे। फर्स्ट नंबर में आपका आ जाएगा दोस्तों कि भाषा सामाजिक वस्तु है। फर्स्ट नंबर में आएगा भाषा सामाजिक वस्तु है। सेकेंड नंबर में आपका आ जाएगा कि भाषा का जो प्रवाह है वो अविच्छिन्न है, यानी कि जो भाषा का प्रवाह है वो क्या है, अविच्छिन्न है, यानी कि उसका कोई विभिन्न भाग नहीं है। फिर तीसरा नंबर आपका आ जाता है कि भाषा सर्वव्यापक है। भाषा जो है वो क्या है, सर्वव्यापक है। फिर फोर्थ नंबर भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। जो भाषा है वो संप्रेषण का जो है वो क्या है, मौखिक साधन है। 5 नंबर में आपका आ जाएगा कि जो भाषा है वो अर्जित वस्तु है। और फिर 6 नंबर आपका आ जाएगा कि जो भाषा है वो परिवर्तनशील है। यानी परिवर्तनशील क्यों है, क्योंकि वो जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचेंगे वहाँ की भाषा चेंजेस रहेंगी थोड़ा बहुत, तो यही इसी वजह से आपकी भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील रहती है। फिर 8 नंबर में आपका आ जाएगा कि प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। और फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 9 नंबर, भाषा भौगोलिक रूप में स्थानांतरित होती है। जो जैसे जैसे आप भौगोलिक रूप से यानी कि भौगोलिक दिशा में जाएंगे उसी हिसाब से जो भाषा है वो क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रश्न। सेकेंड नंबर आपका आ जाएगा यानी कि थर्ड नंबर जो खंडवा का है वो तो आ गया, तुलसी सामान्यवादी कवि हैं, सो उदाहरण से लिखिए। यानी कि जो अगर तुलसीदास जी के बारे में यहाँ पे कि तुलसीदास सामान्यवादी कवि हैं। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्त की सगुणोपासक शाखांत यानी कि शाखा अंतर्गत रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जो हमारे तुलसीदास जी हैं वो सगुण उपासक से हैं और क्या है, शाखा यानी सगुण उपासक शाखा के अंतर्गत राम के आश्रय शाखा के अंतर्गत होते हैं। इन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य माना है और उनकी लीलाओं का गुणगान किया है। जिस समय तुलसीदास पैदा हुए हैं उस समय समाज में विषमता का वातावरण फैला हुआ है। समाज में नाना प्रकार के भेदभाव पैदा हुए थे। ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, सगुण निर्गुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, ज्ञान भक्त तथा भाषा शैली संबंधी विषमता चतुर्दिक दिखाई पड़ता है। जीवन जगत में जुड़े तमाम पहलुओं में असमानता एवं असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए तुलसीदास जी ने यानी कि समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उस समय परिव्याप्त समाज यानी कि समस्त विषमताओं और वैमनस्यों में समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय का विराट चेतना विद्यमान है और उन्हें समन्वयवादी चेतना के द्वारा समाज को विघटित एवं विखंडित होने से बचाया। तुलसीदास जी की जो सामान्यवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है वो निम्नलिखित रूप से एक छंद के रूप में दिया है, जिन्होंने ग्रह और वन के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। वो किस प्रकार लिखा है, उन्होंने लिखा है कि घर कीन्हे घर जात है, घर छोड़े घर छाए, और तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाए। यानी इस प्रकार तुलसीदास जी ने शैव वैष्णव और शाक्तों के अंतर विरोध को समाप्त करने के लिए अपने समय में इस तरह की पंक्तियाँ लिखते रहते थे। और उन्होंने फिर इसका प्रभाव हठवादियों पर पड़ सके वो क्या बताया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा, और जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडासन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। तो ये तुलसीदास जी का उदाहरण दिया गया है, वो किस प्रकार समन्वय और समन्वयवादी को बढ़ावा दिया और यानी कि समाज को विघटित और विखंडित होने से उन्होंने
बचाया था। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि रामचरितमानस के महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब आपका आएगा रामचरितमानस के बारे में। अब रामचरितमानस की जो महत्व है वो किस प्रकार है। रामचरितमानस, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा सबसे पूजनीय ग्रंथ माना गया है। रामचरितमानस जो है वो हमारा क्या है, पूजनीय ग्रंथ है। तो इसको आप लोग हमारे सांस्कृतिक पुस्तक माना गया है, सांस्कृतिक ग्रंथ माना है। तो इसको आप लोगों को विशेष रूप से यानी कि टाइम देना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इसमें लिखे हैं यानी कि रामचरितमानस के बारे में क्या लिखना है इसमें आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि गोस्वामी तुलसी द्वारा, इसमें लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस राम भक्ति संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 1584 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1584 ईस्वी में काशी में पूरी हुई थी। यह अवधी भाषा का प्रमुख ग्रंथ है और इस पर भोजपुरी का कोई भी प्रभाव नहीं है। इसमें कहा जाता है कथा सूत्र के लिए कि तुलसी ने वाल्मीकि रामायण का आश्रय लिया है और इस ग्रंथ में भारतीय धर्म दर्शन का प्रतिपादन भी किया है। इस रचना का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और मध्य युग में जब हिंदू के ऊपर अनेक प्रकार के संकटों के बादल छाए हुए थे तो वेदों शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम हो गया था तथा इस ग्रंथ ने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू समाज में नए जीवन का संचार किया और लोक भाषा में होने के कारण जनसाधारण पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आज भी रंग की झोपड़ी से लेकर अमीरों के महलों तक रामचरितमानस का अध्ययन श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो यही रूप है कि यानी कि रामचरितमानस पुस्तक जो हमारी ग्रंथ है, ये हमारे यानी कि बात करेंगे तो हमारा एक सांस्कृतिक बुक मानस है हमारी। और भगवान रामचंद्र सीता माता का इसमें पूर्ण रूप से उनका लीला को ग्रहण इसमें लिखा गया है। इसमें और लिखा है कि इसमें विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है कि रामचंद्र के मानस में कि भक्ति भावना के साथ साथ सबसे अधिक साहित्यिक प्रकाश रामचरितमानस में ही दिखता है। इसका जो समान दूसरा प्रबंध काव्य है वो हिंदी से बना मुक्तक के क्षेत्र में तुलसीदास का महत्व तो कम आंका जा सकता है। सूरदास ने उस क्षेत्र में बहुत कम क्षमता प्रदर्शित की है, पर प्रबंध के क्षेत्र में गोस्वामी जी का पार कर जाने वाला हिंदी में कोई कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया है? ये विश्वनाथ प्रसाद जी ने तुलसीदास जी को कहा है रामचरितमानस के ऊपर। फिर आपका आता है 5वां प्रश्न यानी कि 5 नंबर। इसमें 5 नंबर प्रश्न दिया कि छायावाद पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि छायावाद पर एक छोटा सा आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी छायावाद क्या है? अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि द्विवेदी युग की जो स्थूल नैतिकता और इतवित्र प्रधान काव्य की प्रतिक्रिया में हृदय की जो सूक्ष्मतम अनुभूतियों और कोमल कल्पनाओं में समन्वित जिस नवीन काव्य का उदय हुआ, कालांतर में उसे हम छायावाद की संज्ञा प्रदान की गई है। आरंभ में यह नाम तत्कालीन नवीनधारा काव्यधारा की हंसी उड़ाने के लिए दिया गया था, किंतु जब यह स्वीकृत हो गया तब आलोचकों द्वारा इसकी तरह तरह से व्याख्या किया जाने लगी। यानी कि हिंदी के महान आलोचकों में आचार्य शुक्ल पहले व्यक्ति थे और जिन्होंने छायावाद की विषय वस्तु के रूप में रहस्यवाद की चर्चा चलाई। इसमें कोई संदेह की बात नहीं की कि शुक्ल जी ने छायावादी गीत विधा को एक सैद्धांतिक जामा पहनाकर प्रस्तुत किया। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के लिए अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में ग्रहण हुआ, वह कभी भी प्रातीक कि वह इस प्रतीक शैली के अर्थ में है। इसी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहा है कि मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वैसे ही व्यक्ति की तरलता अंग में लवड़ीय कही जाती है और इस लवड़ को संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छंत के द्वारा निरूपित किया गया है। छायावाद का उद्भव प्रसाद के चित्राधार और कानन कुसुम यानी कि चित्राधार और कानन कुसुम में संकलित कुछ कविताओं से हुआ है। कानन कुसुम का जो प्रथम प्रकाशन हुआ वो 1918 ईस्वी में हुआ, इसलिए उसी समय छायावाद का आरंभ माना गया और प्रसाद जी के आंसू, लहर और
सुमित्रा नंदन पंत जी के पल्लव और त्रिपाठी निराला जी के जो गीतिका है, महादेवी वर्मा जी की दीपशिखा में छायावाद की प्रौढ़ता परिलक्षित होती है। उत्तर, छायावाद काल के अन्य प्रसिद्ध कवियों में अंचल, नरेंद्र वर्मा, नवीन और बच्चन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये आप क्या आते हैं छायावाद के। फिर इसका में फिर आपका 6 नंबर प्रश्न आ जाता है कि प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। अब प्रगतिवाद के बारे में आपको इसमें प्रगतिवाद की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं, इसमें आपको हम बताएंगे। अब इसमें आप लिखेंगे छायावाद का, इसमें लिखेंगे आप लोग प्रगतिवाद में कि छायावाद का जो गमन ही प्रगतिवाद का उदय मानता है। अगर छायावाद का गमन नहीं होता तो प्रगतिवाद का उदय नहीं होता। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित साहित्यिक आंदोलन को हिंदी में प्रगतिवादी कहा गया है। साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से अज्ञेय के तार सप्तक के प्रकाशन तक, यानी कि 1943 ईस्वी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञेय जी की रचना जो है वो तार सप्तक जब प्रकाशित हुआ तब तक माना जाता है। और छायावादी कवियों में प्रगतिवादी के प्रबल सार्थक निराला थे। जो प्रबल सार्थक, जो प्रगतिवादी छायावाद कवियों में जो प्रगतिवाद का जो समर्थक, जो प्रगतिवाद में समर्थन किया था वो निराला जी में प्रमुख थे। और इस युग के अन्य प्रमुख कवियों में रामविलास शर्मा, डॉक्टर रंगे राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री आदि प्रमुख हैं। प्रगतिवादी काव्य की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो निम्नलिखित रूप से बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं आपकी प्रवृत्तियां? अब इसमें पहली प्रवृत्ति आपकी दी गई है, यानी कि फर्स्ट नंबर में दिया गया है आपका यथार्थ का नग्न चित्रण। सेकंड नंबर में आपका आ जाता है परिवर्तनों की आकांक्षा। थर्ड नंबर में बौद्धिकता का व्यंग्य। 4 नंबर नारी स्वतंत्र की आकांक्षा। और 5 नंबर में आपका आ जाएगा प्रेम के सुष्ठु और सामाजिक स्वरूप का निरूपण। और फिर 6 नंबर में आपका आ जाएगा दोस्तों भाषा शैलीगत नवीनता। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये था आपका 6 नंबर प्रश्न, प्रगतिवादी की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश, यानी कि जो प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी थी, वो 6 मुख्य रूप से 6 हैं, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी हमने आपको बता दिया। अब आपका गया खंड सा, यानी कि सेक्शन सी। सेक्शन बी में हमने सारे प्रश्न आपको बताया। इसमें आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो आपको 4 शब्दों में देना है। अब 7 नंबर प्रश्न दिया है कि आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको उल्लेख कीजिए। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, अब प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पे आपको आदिकाल के प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पे लिखना है। उसका फिर आपका आता है 8th नंबर पर कि हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश, जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द समूह, इस पर प्रकाश डालना है आपको। अगर हिंदी शब्द समूह है तो क्यों है और इस पे हमें किस बात को ध्यान में रखने करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। 9th नंबर प्रश्न आता है कि प्रगतिवादी साहित्य का सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो प्रगतिवादी साहित्य है उसकी सामान्य विशेषताएं लिखना है। 10th नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका 10th नंबर प्रश्न हो गया। तो ये सारे प्रश्न हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सेक्शन सी के प्रश्न आपके लॉन्ग होते हैं, इस वजह से इसमें आपको हम थोड़ा कम बताने का प्रयास करेंगे कि आपको समझने में भी परेशानी आती है और अच्छे से आपको लिख नहीं सकते हैं। तो ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं इसके प्रवृत्तियों को हम अच्छे से समझा देंगे। फिर हिंदी शब्द समूह के बारे में समझा देंगे, प्रगति साहित्य की भाषा को समझा देंगे। तो ये सारे प्रश्न हम आपको अलग से वीडियो में सारी चीज़ समझा देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और फटाफट आप वीडियो को देखते जाइए। अगले वीडियो में हम आपको इसका लॉन्ग आंसर का आपका पेपर सॉल्व करा देंगे, उसका फिर आपका मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे। इससे आपका 2-3 मॉडल पेपर में आपके सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप लोग का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।